हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री का पहला टॉपिक पाषाण काल कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो आपको ये क्लास पूरा देखना है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एंशिएंट हिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री पर लास्ट क्लास आई थी उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस किया था, टॉपिक्स को बताया था कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने होते हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं, देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले आपको पाषाण काल पढ़ना होता है। तो पाषाण काल तो हम आज की क्लास में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं पाषाण काल से हम आज सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका ये कॉन्सेप्ट, आपको क्लास पूरी देखनी है। ठीक है, तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले आपको पाषाण काल कवर करना है। पाषाण काल के बाद आपको ताम्र पाषाण काल पढ़ना होता है। ठीक है, ताम्र पाषाण काल के बाद क्या पढ़ना है आपको? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को ही आपकी सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बाद आपको वैदिक काल पढ़ना है। वैदिक काल के बाद आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, इसके बाद आपको महाजनपद का दौर देखना है। महाजनपद के दौर में मगध राज्य जो होता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरता है, जिस पर 4 वंश शासन करते हैं। तो 4 वंश कौन से होते हैं आपके? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, ये मैं सिलेबस बता रही हूँ, घबराना नहीं है आपको कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर ये टॉपिक्स को कवर करना है जो मैं लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। ठीक है, तो आपको फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्य वंश के बाद आपको पोस्ट मौर्यन एज पढ़नी होती है। पोस्ट मौर्यन एज के बाद गुप्ता एज और गुप्ता एज के बाद पोस्ट गुप्ता एज। पोस्ट गुप्ता एज में आपको 3 वंश देखने होते हैं मेन, वर्धना वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश। तो ये है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस। ठीक है, और जिसमें आज का हमारा पहला टॉपिक है आपका पाषाण काल। तो पाषाण काल की आज हमारी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ठीक है, देखिए तो प्राचीन भारत का इतिहास। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो फ्रेंड्स हिस्ट्री को, जिससे कि हम अच्छे से पढ़ पाएं, हमारी सुविधा के लिए हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन काल का भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, तो इनमें से हम सबसे पहले हिस्ट्री कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में भी आज आपकी पहली क्लास है जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं पाषाण काल। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। अब आपकी एक नींव बन चुकी है आज की क्लास के लिए। ठीक है, देखिए प्राचीन भारत का जो इतिहास है आपका, इसको हम स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, ये नाम आपने बहुत सुने होंगे लेकिन क्लैरिटी शायद ना हो, तो आप अच्छे से समझेंगे। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास को हम स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो 3 भाग आपके? प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, एक एक करके समझते हैं कि ये क्या है। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल आपका क्या होता है? प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल है फ्रेंड्स जहां पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, हमें इस काल की जानकारी किन स्रोतों के आधार पर मिलती है? तो यहाँ पर तो लिखित साक्ष्य कोई उपलब्ध ही नहीं है, तो हमें इस काल की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिलती है। पुरातात्विक साक्ष्य कौन से होते हैं आपके? जो आपके लाइक बर्तन मिलते हैं बहुत पुराने ज़माने के। ठीक है, कहीं दबे हुए मिल गए या कुछ मिल गया। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम क्या करते हैं? प्रागैतिहासिक काल की हमें जानकारी मिलती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? प्रागैतिहासिक काल ऐसा काल है जहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? पाषाण काल, जो कि आज हम पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसका एग्जाम्पल आपका पाषाण काल है। ठीक है, दूसरा है आपका आदिऐतिहासिक काल। आदिऐतिहासिक काल आपका ऐसा काल है जहां पर लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है।
ठीक है। तो आदि ऐतिहासिक काल कौन सा काल है? जहां पर लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है आपका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पे हमें अभी तक जो भी लिपि मिली है ना, लिखी हुई, उसको आज तक नहीं समझा जा सका है कि आखिर वो है क्या, ठीक है। फिर तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल में आपके लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और इनको पढ़ भी लिया गया है, ठीक है। तो स्रोतों के आधार पर, स्रोत क्या होते हैं? जिनके आधार पर हमने हिस्ट्री को डिफाइन किया है, हिस्ट्री को समझा है। तो उसके आधार पर आपकी हिस्ट्री को हमने 3 भागों में बांटा। पहला क्या था आपका? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? जहां लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पाषाण काल। दूसरा आपका आदि ऐतिहासिक काल, जहां पर लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि आपकी हड़प्पा सभ्यता। और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल आपका वो काल है जहां पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और इनको पढ़ भी लिया गया है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? आपका वैदिक काल से जितने भी आगे का टाइम आता है वो आपका ऐतिहासिक काल में आता है, ठीक है। तो चलिए आज हमें पढ़ना है आपका प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल में हमें क्या पढ़ना है? आपका पहला टॉपिक आज का पाषाण काल, ठीक है। देखिए पाषाण काल, तो आज का टॉपिक है आपका प्रागैतिहासिक काल। फ्रेंड्स, प्रागैतिहासिक काल जो है आपका, इसको रॉबर्ट ब्रूसफुट ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया था, प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो कौन थे पहले व्यक्ति आपके? इस नाम को आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है। देखिए फिर समझिए, अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने इसे पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग में बांटा था, ठीक है। पाषाण काल का क्या मतलब होता है? पाषाण काल का मतलब होता है जिस समय में आदि मानव अपनी सुविधा के लिए पत्थरों का यूज करते थे, ठीक है, वो आपका पाषाण काल है। फिर आपका आता है कांस्य युग। कांस्य युग में जो मानव था वो अपनी सुविधा के लिए तांबे का यूज करने लगा, धातु का यूज करना शुरू कर दिया, तो वो आपका कांस्य युग कहलाता है। इसके बाद है आपका लोह युग। लोह युग में मानव ने जो है लोहे का यूज करना शुरू कर दिया था, ठीक है, तो आपका लोह युग। तो इस आधार पर 1820 में जर्गेनस थॉमसन ने इसे 3 भागों में बांटा, पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग, ठीक है। तो इतना। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर बन जाता है कि भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के जो जनक हैं आपके, वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इस नाम को आप याद रखेंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। फ्रेंड्स, पाषाण काल को, जो हमारा पाषाण काल है, पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो वो 3 भाग कौन से हैं? सबसे पहला है आपका पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद है आपका नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को आपका 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, चलिए इसको देखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि पाषाण काल को 3 काल में बांटकर पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका होता है पुरा पाषाण काल, देन मध्य पाषाण काल और फिर होता है आपका नव पाषाण काल। तो इन तीनों के बीच मेन अंतर क्या होता है, इनके लक्षण क्या होते हैं, तो इनके बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम इस चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले आपका ये पुरा पाषाण काल है, ठीक है, फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये एक चार्ट बनाया है, यहाँ पर इनसे रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं काल यानी कि समय, कि ये जो 3 काल है इनका समय क्या रहा है, टाइम पीरियड क्या था। तो पुरा पाषाण काल जो है आपका, ये 25 लाख BC से 10,000 BC तक माना जाता है। टाइम में आपको ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि आपको जैसे आप सोर्स चेंज करेंगे आपको टाइम्स अलग मिल जाते हैं देखने के लिए, ठीक है। कहीं पर आपको 5 लाख BC से 10,000 BC होगा, कहीं आपको 25 लाख BC से 10,000 BC देखने को मिलता है, ठीक है। तो मुझे जो सही लगा है उसके अकॉर्डिंग ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो पुरा पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है आपका, 5 लाख से 10,000 BC, ठीक है। इसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है आपका 10,000 से 6,000 BC, इसको ही आप याद करेंगे। इसके बाद आपका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल का टाइम पीरियड है 6,000 से 4,000 BC, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काल यानी कि समय। इसके बाद ये लक्षण क्या थे,
ये जो काल थे इसके गुण क्या थे, ठीक है। तो देखिए पुरापाषाण काल का जो मानव था फ्रेंड्स वो आखेटक था। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। तो पुरापाषाण काल में मानव जो था वो अपना जीवन शिकार करके यापन करता था, ठीक है। शिकार पर ही वो निर्भर था पूरी तरह से और खाद्य का संग्राहक था, ठीक है। शिकार करता था, खाद्य यानी अपने भोजन को वो इकट्ठा करने का काम करता था, ठीक है। कब? पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल से जैसे ही मानव मध्य पाषाण काल में गया तो उसने पशुपालन की शुरुआत की, ठीक है। पुरापाषाण काल से जैसे ही मानव मध्य पाषाण काल में गया उसने पशुपालन की शुरुआत की। तो एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे, मानव ने सबसे पहला जो अपना पालतू बनाया था वो कुत्ता था, ठीक है। कुत्ते को अपना सबसे पहला पालतू बनाया था। तो मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन की शुरुआत की। इसके बाद नवपाषाण काल आता है आपका। नवपाषाण काल में क्या हुआ? मानव ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसने पशुपालन की शुरुआत की तो फिर उसने जो है कृषि करना प्रारंभ कर दिया। कृषि करने लगा, पशुपालन करने लगा। और नवपाषाण काल में और क्या हुआ? एक समाज की स्थापना हुई, ठीक है। समाज का जन्म हुआ। स्थायी निवास करना मानव ने प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अगर वो कृषि करेगा, खेती करेगा, पशुपालन करेगा तो उसको एक जगह रहना पड़ेगा ना, एक जगह रहकर सब कुछ देखभाल करना पड़ेगा एक टाइम पीरियड के लिए। तो नवपाषाण काल से ही मानव ने स्थायी निवास की शुरुआत होती है। तो नवपाषाण काल में क्या सब हुआ? मानव ने कृषि की शुरुआत कर दी, पशुपालन की शुरुआत की, ठीक है, समाज का निर्माण हुआ और स्थायी जीवन की शुरुआत भी मानव की नवपाषाण काल में ही हुई, ठीक है। तो ये लक्षण आपको बहुत ही ध्यान से समझने हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको कि पुरापाषाण काल में मानव जो है वो शिकार करता था, आखेटक था, खाद्य का संग्रह करता था, ठीक है, भोजन को इकट्ठा करने का काम करता था। फिर मध्य पाषाण काल में जो है उसने पशुपालन करना शुरू कर दिया। फिर नवपाषाण काल में जैसे मानव गया उसने कृषि करना शुरू कर दिया, स्थायी निवास का प्रारंभ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके ये लक्षण थे, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं औजार की, ठीक है। तो औजार में क्या था? पुरापाषाण काल में जो है क्वार्टजाइट, सल्क और ब्लेड, इन औजारों का प्रयोग होता था, इनसे बने, ठीक है। मध्य पाषाण काल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ किस काल की विशेषता है? मध्य पाषाण काल की। माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म औजार। पत्थर के छोटे छोटे औजार जो थे वो आपके मध्य पाषाण काल में पाए जाते थे, ठीक है। तो इसके लिए एक वर्ड ये यूज होता है माइक्रोलिथ। तो माइक्रोलिथ किस काल की विशेषता है? मध्य पाषाण काल की, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। फिर नवपाषाण काल में स्लेट से बने औजारों का प्रयोग होता था। तो ये फ्रेंड्स हमारा हो गया औजार, ठीक है। औजार के बाद आती है खोज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आता है। तो पुरापाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आग की खोज कौन से काल में हुई थी? आग की खोज आपकी पुरापाषाण काल में हुई थी, ठीक है। आग की खोज तो पुरापाषाण काल में हुई थी, लेकिन आग का व्यवस्थित रूप से व्यावहारिक रूप में प्रयोग करना मानव ने मध्य पाषाण काल में सीखा था, ठीक है। इसके बाद नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई। ये क्वेश्चन भी आपने सुना होगा काफी ज्यादा। तो पहिए की खोज कौन से काल में होती है? आपकी नवपाषाण काल में। आग की खोज पुरापाषाण काल में और पहिए की खोज नवपाषाण काल में। ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं महत्वपूर्ण स्थल से, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा किसी भी स्थान का नाम देकर कि ये कौन से काल से रिलेटेड है, संबंधित है, कि पुरापाषाण काल से है या नवपाषाण काल से है। तो आपको इनको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस क्लास का अपना नोट्स जरूर बना रहे होंगे, क्योंकि क्लास आपके लिए तभी हेल्पफुल होगी जब आप अपना नोट्स बना रहे हैं। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि आज से 2 दिन बाद आपको याद नहीं रहेगा कि आपने क्लास में क्या देखा था, लेकिन अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप उसको रिवाइज करेंगे बार बार और वो चीज़ आपकी परमानेंट आपकी हो जाएगी, ठीक है। वरना जो मैंने आपको पढ़ाया है वो वापस मेरे पास ही आ जाएगा। इसीलिए आप प्लीज़ नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है। तो देखते हैं महत्वपूर्ण स्थल। देखिए पुरापाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल क्या हैं, इनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगी, आप उनको लिखते चलना, ठीक है। देखिए पुरापाषाण काल में सबसे पहले है आपका अतिरंपक्कम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अतिरंपक्कम कौन से स्टेट में है? तो अतिरंपक्कम आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। अतिरंपक्कम आपका पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल है और ये तमिलनाडु में पड़ता है। दूसरा है आपका हथनोरा। हथनोरा भी पुरापाषाण काल से ही संबंधित है। हथनोरा आपका एमपी में पड़ता है, ठीक है।
और हथनोरा से मानव खोपड़ी पहली बार मिली थी। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि मानव की खोपड़ी सबसे पहले कहाँ मिली थी, तो वो आपकी हथनोरा में मिली थी, एमपी में। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेना। फिर है आपका भीमबेटका। भीमबेटका आपका एमपी में पड़ता है। ठीक है, और भीमबेटका किस चीज़ के लिए फेमस है? चित्रकारी के लिए। आपने गुफाओं के बारे में सुना होगा एमपी की। ठीक है, तो भीमबेटका किस चीज़ के लिए फेमस है? चित्रकारी के लिए। इसके बाद है आपकी कुरुनुल केव्स। तो कुरुनुल केव्स कौन से राज्य में है? ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कुरुनुल केव्स। इसके बाद है हुंसगी। हुंसगी नामक स्थान जो है आपका फ्रेंड्स, ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है आपका पाटने। पाटने आपका मुंबई में पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्थानों के नाम हैं जो आपके पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है, तो आप इनको याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका मध्यपाषाण काल। देखिए, मध्यपाषाण काल में जो इंपॉर्टेंट स्थान का नाम है वो है आपका आदमगढ़। आदमगढ़ जो है आपका मध्यपाषाण काल से संबंधित है और ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में। ठीक है, आदमगढ़। और आदमगढ़ जो है, आदमगढ़ से सबसे पहले पशुपालन का प्रमाण मिलता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेना। तो पशुपालन का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिलता है? आदमगढ़ से मिलता है। ठीक है, इसके बाद एक स्थान है आपका बागोर। बागोर आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, बागोर कहाँ है आपका? राजस्थान में है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और ये जो बागोर है ये कौन से काल से संबंधित है? तो ये आपका मध्यपाषाण काल से संबंधित है। फिर तीसरा है आपका लानगंज। लानगंज आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्थान हैं जो आपके मध्यपाषाण काल से संबंधित है। आदमगढ़, बागोर और लानगंज, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के इंपॉर्टेंट स्थानों के नाम है आपका बुर्जहोम। ठीक है, गुफ्र कराल। बुर्जहोम और गुफ्र कराल जो है आपका, ये दोनों ही आपके कश्मीर में है। ठीक है, बुर्जहोम और गुफ्र कराल जो है आपका, ये दोनों कश्मीर में पड़ते हैं। बुर्जहोम जो है आपका, ये गर्तवास के लिए फेमस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गर्तवास, गर्तवास का मतलब होता है जमीन के अंदर गड्ढा करके उसमें रहना। ठीक है, जमीन के अंदर घर बनाकर रहना, तो ये आपका गर्तवास कहलाता है। और गर्तवास किससे रिलेटेड है? बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ है आपका? कश्मीर में है। ठीक है, तो और अच्छा, बुर्जहोम और कौन से काल से रिलेटेड है? नवपाषाण काल से संबंधित है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, इसके बाद है फ्रेंड चिरांद। चिरांद जो है ये आपका बिहार में है। ठीक है, चिरांद आपका बिहार में है। फिर कोल्डी हवा। कोल्डी हवा आपका यूपी में पड़ता है। फिर है आपका मेहरगढ़। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये सारे जो आपके स्थानों के नाम हैं ये आपके नवपाषाण काल से संबंधित हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इस टेबल से बहुत अच्छे से आपका पाषाण काल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके जाना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास कंटिन्यू रहेगी। हम एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट करेंगे। और ना सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री बल्कि हम इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हम सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। बस आप सभी का सपोर्ट मुझे चाहिए। ठीक है, तो आप जितना सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए आपकी उतनी ही हेल्प करूंगी। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।